बच्चों, आज हम एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। छात्र जीवन से ही ये गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और वैयक्तिक विचारों को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखकों व पत्रकारों में से एक हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार के साथ अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। कोंकणी में, हिंदी में, मराठी में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ इनका लेख है जो यहाँ हम पढ़ेंगे। कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना वैसे तो कविता के लिए कहा जाता है, लेकिन इस विशेषता को प्रस्तुत पाठ के संदर्भ में हम देख सकते हैं। ये पाठ केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है। इसमें हम 2 प्रसंग पढ़ेंगे। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुद्ध सोना वैसे तो शुद्ध होता है, किंतु सामान्य तौर पर व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त नहीं होता। शुद्ध सोना माने बिना मिलावट के। जब उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं तो बनता है गिन्नी का सोना। वो ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी के गहने बनवाती, पर है तो गिन्नी का सोना। अब बात करते हैं शुद्ध आदर्श। शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के तरह होते हैं। शुद्ध आदर्श से तात्पर्य है अपने मूल्य या सिद्धांत पर अडिग रहना, उससे किसी भी प्रकार का समझौता न करना। लेकिन जिस प्रकार गिन्नी का सोना अधिक चमकता है, उसी प्रकार आदर्शों में जब हम व्यावहारिकता मिला देते हैं तो बनते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, अर्थात व्यावहारिक आदर्शवादी। लोग आदर्श तथा व्यावहारिकता को एक दूसरे के साथ मिलाकर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हैं। वे व्यावहारिकता की कीमत पहचानते हैं तथा आदर्श को भी स्थापित करने में उसके योगदान से परिचित रहते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा आता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के व्यावहारिकता का बखान होता है, तब उनके जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, तभी तो उनके विलक्षण आदर्श चल सके। परंतु गांधी जी ने आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने दिया। वे सोने में तांबा नहीं, तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। उन्होंने जीवन में आदर्श के साथ व्यावहारिकता की थोड़ी मात्रा को उचित माना, आदर्शों को गिरने नहीं दिया, बल्कि व्यावहारिकता को ही आदर्शों के स्तर तक चढ़ाने के लिए अपने विचारों तथा कार्यक्रमों को दिशा दी। तभी तो उनकी नेतृत्व क्षमता सबके समक्ष आई और देश उनके पीछे चला। अब बात करते हैं व्यावहारिकता और आदर्श दोनों, है ना। तो आदर्शवादी और व्यवहारवादी। आदर्शवादी जो होते हैं वो अपने लाभ हानि का हिसाब लगाकर कदम नहीं उठाते, वे अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं। लेकिन व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर कदम उठाते हैं, जीवन में सफल भी होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं। लेकिन वो स्वयं आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे ले चलें, ये कार्य तो
वो नहीं करते। ये काम तो आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। इसीलिए कहा जाता है कि समाज को अगर शाश्वत मूल्य दिए हैं, विकास में सहायक हुए हैं, ये काम तो आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। व्यवहारवादी लोग तो समाज के पतन का ही कारण बनते हैं। तो बच्चों, पहला प्रसंग तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रसंग की ओर। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि जापान में लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। उसके मित्र ने जवाब दिया कि जापान के 80% लोग तनाव के कारण मन से अस्वस्थ हैं। कारण बढ़ती रफ्तार, लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं, महीनों में पूरा होने वाला काम दिनों में पूरा करने का प्रयास करते हैं। नतीजा मानसिक तनाव है ना। तो अब इसके समाधान के रूप में वो क्या करते हैं, टी सेरेमनी का आयोजन। शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की एक विधि है, जापानी में इसे चानोयू कहते हैं। वहाँ की विशेषता क्या होती है, एकदम साधारण स्थान। 6 मंजिला इमारत थी, दफ्ती की दीवारें, चटाई जमीन पर बिछी, सुंदर पर्णकुटी, बाहर बेढब सा मिट्टी का बर्तन, पानी भरा हुआ। हाथ पांव धोकर तौलिए से पोंछकर अंदर गए। चाजीन यानी जो मेज़बान होता है वो उनका स्वागत करता है, बैठने की जगह दिखाता है, अंगीठी सुलगाता है, चायदानी रखता है, बगल के कमरे से कुछ बर्तन लाता है, तौलिए से साफ करके चाय जब तैयार होती है तो चाय भरे प्याले उनके सामने रखता है। इस स्थान की एक और विशेषता होती है कि 3 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर 3 लोग होते हैं। शांति वहाँ की मुख्य विशेषता होती है। अब प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय मौजूद नहीं थी। होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ देर तो लेखक उलझन में पड़ा रहा, लेकिन उसने अनुभव किया कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। उसे लगा मानो वर्तमान क्षण सामने है और वो अनंत काल जितना विस्तृत है। वो अनंत काल में जी रहा है। इतना शांति थी कि ऐसा लग रहा है सन्नाटा भी सुनाई पड़ रहा है। ये जो विशेषता है ये झेन परंपरा की देन है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की पद्धति यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। होता क्या है, अक्सर या तो हम लोग गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। वास्तविकता में दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया जो कभी आएगा नहीं, दूसरा भविष्य का आएगा, उसमें क्या होगा हमें पता नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। लेखक को उस दिन महसूस हुआ कि जीवन या जीना किसे कहते हैं। जापानियों को झेन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली है। तो बच्चों, आज हमने 2 छोटे छोटे अंशों के बारे में बात की। एक गिन्नी का सोना, दूसरा झेन की देन। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आए होंगे। धन्यवाद।